आज मैं उमेश कुमार गुप्ता, नीति शास्त्र स्पेशलिस्ट, 75वां स्वतंत्रता दिवस IAS नीति शास्त्र सोनघाटी एकेडमिक टीम पर सभी भारतवासियों को शुभकामनाएं व बधाई देता हूं। आज हमारी चर्चा स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर 2 पॉइंटों पे हम चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट तो यह होगा कि स्वतंत्रता दिवस जो हमारे देश का 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस दिन से ही हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। आखिर वह स्वतंत्रता है क्या? स्वतंत्रता शब्द का आशय क्या है, वो हम फर्स्ट पॉइंट में जानेंगे। तो इससे पहले हम यह जान लेते हैं कि इससे पहले 15 अगस्त 2020 स्वतंत्रता दिवस मनाने के उद्देश्य की स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका इतिहास क्या है, इस पर आधारित चर्चाएं पर पिछला वीडियो 2020 पर हमारे चैनल पर अपलोड है, इसे जरूर देखें। इसके बाद दूसरे पॉइंट में 2 अक्टूबर 2020 गांधी जयंती पर महिला सशक्तिकरण हेतु समस्या व उपाय पर भी चर्चा किया गया है, वो दूसरा वीडियो है। आज हम 2 पॉइंटों पे बात करेंगे। पहला कि आज स्वतंत्रता को गहनता से समझेंगे, गंभीरता से समझेंगे कि स्वतंत्रता है क्या, स्वतंत्रता का मतलब हमें कितना फ्री, मुक्त, ठीक। तो स्वतंत्रता हमें कितना फ्रीडम है, कितना स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता आखिर होता क्या है, तो इसका हम अर्थ जानेंगे। अर्थ जानने के बाद हम उसका परिभाषा जानेंगे, अर्थ जानेंगे। विभिन्न विद्वानों का मत स्वतंत्रता के पीछे क्या है, उनका विचार क्या है, उसको हम समझेंगे यहीं पे। इसके बाद हम करेंगे क्या हमारे देश में वर्तमान स्थिति में क्या हमारा देश पूर्णतः स्वतंत्र है, इस पे चर्चा करेंगे। फिर क्या स्वतंत्र भारत में, दूसरा पॉइंट हमारा होगा कि क्या स्वतंत्र भारत में किसान आंदोलन पर हम चर्चा करेंगे कि हमारे किसान आंदोलन में सरकार, विपक्ष, आंदोलनकारी, मीडिया के संबंध में क्या सही है, क्या गलत है, क्या वास्तव में कानून जो कृषि कानून है, किसान कानून है, बिल जो कानून 3 कानून बनाए गए हैं, क्या वो सचमुच में सही है कि गलत है। तो इसके बाद हम निष्पक्ष होकर, न सरकार के पक्ष से होकर, न विपक्ष के पक्ष से, न आंदोलनकारी के पक्ष में होकर, हम यहाँ पे गंभीरता से यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या किसान आंदोलन में कितनी सच्चाई है, क्या वास्तविकता है, और हम नीति शास्त्र के समझौते सिद्धांत के बारे में जानने के लिए कोशिश करेंगे कि नीति शास्त्र का समझौता सिद्धांत क्या कहता है, किसान आंदोलन की समस्या के हल के लिए नीति शास्त्र समझौता सिद्धांत क्या है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तक में हमने बहुत लोगों ने किसान आंदोलन के बारे में हमने बहुत सुना, पर हमें समय नहीं निकला कि हम इसके बारे में एक अलग से समय निकालकर उसको गंभीरता से समझे कि आखिर है क्या। पर कुछ लोगों के द्वारा बहुत सुनने को आया कि किसान आंदोलन में जो बहुत लोग शामिल हुए हैं वो बिना किसान के, मतलब आम आदमी जाके किसान के आंदोलन में शामिल हो गया। कुछ लोगों का आरोप है कि वो दूसरे देश से भी आ गए हैं। तो क्या सच्चाई है? आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन में केवल 2 राज्यों से ही केवल आंदोलनकारी पहुंचे हैं, केवल पंजाब या हरियाणा। अन्य राज्यों में क्यों नहीं पहुंचा गया, इनके बारे में भी जान लेंगे क्यों। तो आखिर किसान आंदोलन क्या है, इससे पहले हम स्वतंत्रता को समझते हैं। दूसरी पॉइंट जो होगा हमारा किसान आंदोलन पर चर्चा होगा, विस्तृत चर्चा। इसमें सरकार, विपक्ष, आंदोलनकारी, मीडिया के संबंध में क्या है, ठीक। तो स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है हम गहनता से समझेंगे, क्योंकि अभी हमें रिजल्ट देना है कि हमारे क्या वर्तमान भारत में पूर्णतः स्वतंत्र हम लोग हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पे राजनीति में स्वतंत्रता का अर्थ अलग होगा। क्या होगा? राजनीति में स्वतंत्रता का अर्थ अलग होगा, पर यही स्वतंत्रता का अर्थ यदि हम सामान्य अर्थ देखें, ठीक, या अन्य क्षेत्रों में देखें तो स्वतंत्रता का अर्थ अलग होगा, ठीक। तो राजनीति में स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है? तो राजनीति में स्वतंत्रता का अर्थ होता है, देखिए इस वर्डों को हम तोड़ेंगे, स्व, ठीक। स्व का अर्थ यहाँ पे होता है अपना, स्व यानी स्वयं, अपना यानी अपने लोगों द्वारा शासन, सर
अपने लोगों द्वारा, पहले क्या था, पहले हमारा शासन क्या था, परतंत्र था, परतंत्र। ठीक, मैं इसका भी अर्थ बताऊंगा। तो आगे ये समझिए कि स्व यानी अपना या अपने, स्थानीय लोग यानी सर भारत का वासी हो, भारत का निवासी हो, या भारत का नागरिक, या भारत का नागरिक यानी स्व। और तंत्र का अर्थ होगा सर शासन व्यवस्था। ठीक, राजनीति में केवल तंत्र लग जाए तो शासन व्यवस्था हो जाएगा, यदि अन्य फील्डों में यदि तंत्र लग जाए तो केवल व्यवस्था से होता है, सिस्टम से होता है। क्या होता है, सिस्टम, सिस्टम, सिस्टम से होता है। पर इसमें यदि राजनीति में पूछा जाए तंत्र तो शासन व्यवस्था से होगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पे है कि स्वतंत्रता का अर्थ राजनीति में होता है कि सर हमारे भारत में दूसरे देश के लोग, जैसे ब्रिटेन के लोग या अन्य देशों के लोगों द्वारा शासन सर पंचतंत्र तक, परतंत्र कहलाता था। परतंत्र यानी दूसरों के द्वारा शासन व्यवस्था की बागडोर संभालना। ठीक, पर स्वतंत्र का मतलब कि सर भारत का अपना ही लोग यानी भारत का नागरिक या स्थानीय लोग, ठीक, कि अपने भारत का नागरिक के द्वारा यानी स्थानीय लोगों के द्वारा या अपने लोगों के द्वारा शासन करना या शासन व्यवस्था चलाना ही स्वतंत्रता होता है। क्या होता है, स्वतंत्रता होता है। परतंत्र का मतलब कि यह हमारे देश का व्यक्ति नहीं होगा, वो दूसरे देश का होगा और हमारे देश में शासन है। पर यदि हम बोले स्वतंत्रता का सामान्य अर्थ क्या होता है, राजनीति से यदि हट कर देखा जाए तो सर होता है, स्वतंत्रता का अंग्रेजी वर्ड है जिसे लिबर्टी कहते हैं। कि लैटिन भाषा के, सर लैटिन भाषा के लीवर, लीवर, लीवर शब्द का क्या अर्थ होता है, लीवर शब्द से बना है। लीवर का होता है मुक्त, स्वतंत्र, बंधन का अभाव। यानी कहने का मतलब स्वतंत्रता का मूल अर्थ निकलता है कि सर बंधन का अभाव हो, किसी प्रकार का क्या हो, प्रतिबंधित न हो। कोई भी मानव जाति क्या हो, अपने आप में स्वतंत्र हो, इसके पीछे किसी का दबाव न हो। ठीक, यह किसी प्रकार का बंधन न हो, किसी प्रकार से वो बंधित न हो। ठीक, समझ आ गया, वही है स्वतंत्रता का। अब विभिन्न विद्वानों के मतों के अनुसार सर स्वतंत्रता का अर्थ क्या, परिभाषा क्या होगा। यहाँ पे हम स्वतंत्रता का विभिन्न विद्वानों के मतों को जानेंगे कि इनका भी स्वतंत्रता के बारे में विचार क्या है। लास्की, पहले हमारे विद्वान जी हैं जो लास्की हैं, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि सर उस वातावरण, उस एरिया को की स्थापना से है। ठीक, उस एरिया से स्थापना से है, उस वातावरण की स्थापना से है जिसमें क्या, मनुष्यों को, ध्यान रखिएगा, मनुष्यों को अपने पूर्ण विकास, पूर्ण यानी कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए अवसर यानी चांस, मौका प्राप्त होते हैं। यदि हमारे भारत देश में, ठीक, चाहे वो सरकारी भर्ती से संबंधित हो, चाहे वो चुनाव में भाग लेने की प्रक्रिया हो, चाहे किसी भी मामले में, गवर्नमेंट हो, निजी कार्य हो, किसी में भी, क्या हमें अपनी पूर्ण विकास के लिए क्या सामान्य अवसर मिलते हैं, क्या अवसर हैं? यदि हैं तो हमारे देश क्या है, आज पूर्णतः स्वतंत्र माना जाएगा। यानी कहने का मतलब उस वातावरण की स्थापना से है जिसमें मनुष्यों को अपने पूर्ण विकास के लिए अवसर प्राप्त होते हैं, पूर्ण विकास के लिए। ठीक, यदि पूर्ण विकास के लिए होते हैं, यानी कहने का मतलब कि हमारा सरकार, हमारे देश की जो शासन व्यवस्था है वो जाति, लिंग, धर्म का क्या करता है, भेदभाव न करता हो, भेदभाव न करता हो, तभी क्या मान सकता है, इसमें सभी को समानता के आधार पर, समानता के आधार पर उनको पूर्ण विकास के लिए क्या किया जाए, मौका दिया जाए। यदि इस प्रकार की प्रक्रियाएं यदि हमारे भारत सरकार द्वारा या हमारे भारत में यदि सभी को समान मौका, पूर्ण विकास के लिए अवसर की प्राप्ति होते हैं तो हमारे देश में पूर्णतः स्वतंत्रता है सर, ऐसा कहा जा सकता है। यानी लास्की के अनुसार कहा जा सकता है कि उस वातावरण की स्थापना से है जिसमें मनुष्यों को अपने पूर्ण विकास के लिए सर अवसर प्राप्त होते हैं, अवसर पूर्ण विकास के लिए अवसर होते हैं बिना भेदभाव का, यानी भेदभाव, बिना भेदभाव के, किसी भी जाति का वो बंदा हो, किसी भी लिंग का हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, चाहे बौद्ध धर्म का हो, उसे अपनी पूर्ण विकास के लिए सरकार के द्वारा सभी योजनाओं में समान अवसर दिया जाता हो तो हमारा देश स्वतंत्र है।
तो यहाँ पे हम देखते हैं भारत सरकार क्या करता है। भारत सरकार, राज्य सरकार क्या है, हिंदू मुस्लिम के भेदभाव की रणनीति हमें देखने को मिलता है। हिंदू संगठन मुस्लिम संगठन में एक संघर्ष होता है सरकार के प्रति। यदि ऐसा दृष्टिकोण है हमारे भारत में, तो हमारा भारत देश स्वतंत्रता पूर्णतः स्वतंत्र नहीं हुआ है, क्योंकि इसके लक्ष्य भारत से मैच नहीं करते, ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या कहते हैं विद्वान जी, रूसो जी हैं, उन्होंने कहा है कि जब वह समाज में अपने सामान्य इच्छा के अधीन कर देता है तो वह स्वतंत्र है। ठीक, उसे हम स्वतंत्रता कहते हैं। जब वह समाज में अपने सामान्य इच्छा के अधीन कर देता है, यानी कोई भी बंदा है, कोई भी व्यक्ति है, वो समाज के इच्छाओं में अपने इच्छाओं का समावेश कर देता है, समाज के अनुसार चलता है, तो वह स्वतंत्र है। यानी समाज में वो अपनी सामान्य इच्छा के अधीन कर देता है। ठीक, तो वो है। यदि इस प्रकार की यदि हमारे भारत के दर्शन में देखने को मिलता है, पॉलिटिकल्स एरिया में, इकोनॉमिक्स एरिया में, तो यह हमारा भारत देश पूर्णतः स्वतंत्र कहा जा सकता है। तीसरे में हम स्पेंसर जी को देखेंगे। स्पेंसर जी ने क्या कहा, बंधनों के अभाव को सर स्वतंत्रता कहते हैं। सर किसी भी मानव जाति या कोई भी भारत का नागरिक हो, इसको क्या हो, राजनीतिक किसी प्रकार का क्या हो, बंधन का अभाव हो, तो सर आपको पता तो है कि मतलब हर व्यक्ति के प्रति क्या राज्य सरकार चाहे केंद्र सरकार क्या होता है, कुछ मानव के लिए कानून बना दिए जाते हैं कि यदि आप ये करोगे तो यह दंड मिलेगा। यानी उसके पास बंधन तो है ना किसी प्रकार का, यानी वो सीमित ही स्वतंत्रता राज्य सरकार या केंद्र सरकार हमें प्रदान करता है। यानी बंधनों के अभाव को स्वतंत्रता कहते हैं। सर किसी भी मानव के प्रति किसी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए, चाहे भी किसी भी क्षेत्र का हो। ठीक, यदि पर कहा, हाँ, चौथे में क्या कर सकते हैं, कांट जी का विचार है कि स्वतंत्रता को हम स्वतंत्र नैतिक, केवल नैतिक संकल्प के अनिवार्य आदेशों का क्या है, पालन माना है। केवल स्वतंत्र जो है वो नैतिक संकल्प का एक अनिवार्य है, एक संकल्प है जो आदेशों का पालन केवल माना है। मैकियावली ने कहा कि सब प्रकार के बंधनों का अभाव नहीं, अभी बोला सभी प्रकार के बंधनों के अभाव से मतलब नहीं है। फिर अनुचित के स्थान पे जो हमें गलत है, जो हमें गलत करना लगता है, उसके लिए यदि उचित प्रतिबंध यदि सरकार लगाती है या लगाता है, तो क्या है, व्यवस्था की स्वतंत्रता है। यानी सर अनुचित यदि हम गलत करें उसको रोकने के लिए यदि प्रतिबंध या किसी प्रकार का बंधन लगाया जा रहा है, तो सर उचित प्रबंधन की व्यवस्था स्वतंत्रता है, तो वह स्वतंत्रता ही माना जाएगा। तो स्वतंत्रता के विचार में है कि सर अति शासन, यानी केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा क्या, सीमा से अधिक शासन करना, यानी संविधान के दायरे से बाहर निकलकर शासन करना, यानी अत्यधिक क्या करना, प्रतिबंधित करना, सीमा से अधिक क्या है, स्वतंत्रता विरोधी है। अति शासन का क्या है, स्वतंत्रता विरोधी है। तो GTH कोल ने क्या कहा, कोल ने कहा कि बिना किसी बाधा का कोई रुकावट नहीं होना चाहिए अपने व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी, ठीक, को प्रकट करने का क्या हो, प्रकट करने का क्या है, अधिकार का नाम, यानी प्रकट करने का नाम ही क्या है, स्वतंत्रता है। यदि हमारे भारत देश में चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे आर्थिक स्थिति हो, चाहे वो धार्मिक हो, कि किसी भी क्षेत्र में यदि इस प्रकार की स्वतंत्रता का हनन होता है, तो हमें समझ आता है कि सर यह स्वतंत्रता नहीं है। और इनके जो भी 7 विद्वानों ने कहा, उनकी विचारधाराओं के विपरीत यदि हमारे देश की स्थितियां हैं, तो हम कह सकते हैं सर हमारा भारत देश वर्तमान स्थिति में पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। ठीक, स्वतंत्रता के प्रकार, सर कितने प्रकार की स्वतंत्रता होती है, तो सर स्वतंत्रता के प्रकार में हम कुल 9 प्रकार के स्वतंत्रता को बताएंगे। पहला स्वतंत्रता जो है राजनीतिक स्वतंत्रता। सर राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है, राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति को क्या है, किसी भी चुनाव में भाग लेने की स्वतंत्रता, किसी भी रैली करने की, आंदोलन करने की, ठीक, और विचार को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता
होगी, यानी राजनीतिक संबंधी सभी क्रियाकलापों में भाग लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, वो राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आएगा। दूसरा, आर्थिक स्वतंत्रता। सर, हमारे राज्य या भारत में किसी भी जाति, लिंग, धर्म, पुरुष या स्त्री को अपनी जीविका पार्जन करने के लिए, यानी अपने पेट को भरने के लिए किसी प्रकार के कार्य करने के लिए वो स्वतंत्र हो। यानी यह नहीं हो कि जाति के आधार पर कार्य का चयन किया जाए कि सर यदि आप कुम्हार हो तो कुम्हार का ही काम करोगे, मटके बनाने का, इस प्रकार के नहीं। हम किसी भी कार्य को करने की स्वतंत्रता हो, और राज्य सरकार और केंद्र सरकार क्या है, हमारी जीविका में सुरक्षा एवं सुविधा प्राप्त करें। ठीक, जीविका का क्या करें, ध्यान रखें, सुरक्षा करें। इसके बाद प्राकृतिक स्वतंत्रता। प्राकृतिक स्वतंत्रता का मतलब है कि राज्य जब हमारा नहीं बना था, इससे पहले भी हमें प्राकृतिक पदार्थों द्वारा, भौतिक जगत द्वारा जो भी स्वतंत्रताएं मिलती थी वो पहले से मौजूद है, राज्य बनने के बाद भी मौजूद है। इस पे क्या है, राज्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर नागरिक स्वतंत्रता। सर, नागरिक स्वतंत्रता का मतलब कि भारत सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा नागरिकों को सदस्यता की क्या करता है, गारंटी देता है। फिर व्यक्तिगत निजी स्वतंत्रता। सर, यह हमारा जीवन है, हम क्या करना चाहते हैं, कौन सा वस्त्र पहनना चाहते हैं, हम कौन सी धर्म अपनाना चाहते हैं, कौन सा भाषा बोलना चाहते हैं, ठीक, हम किस जाति के हैं, हमारा रहन सहन, हमारी रीति रिवाज से हमारे राज्य एवं सरकार को कोई मतलब नहीं होनी चाहिए। यानी निजी मामलों में केंद्र या राज्य सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, वह स्वतंत्रता होगा। निजी व व्यक्तिगत स्वतंत्रता, हम कहाँ जाते हैं, कहाँ घूमते हैं, इससे राज्य को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। स्वाभाविक स्वतंत्रता। स्वाभाविक स्वतंत्रता का मतलब क्या सर, यह मानव या व्यक्ति का स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, जन्म सिद्ध अधिकार है। हमारे बाल गंगाधर तिलक ने कहा, तिलक जी ने कहे थे कि स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, जन्म सिद्ध अधिकार है। फिर सामाजिक स्वतंत्रता। सर, सामाजिक स्वतंत्रता जो है हमें समाज के द्वारा प्राप्त होता है। हमें विभिन्न प्रकार के सामाजिक क्रियाकलापों में क्या है, हमें स्वतंत्रता प्रदान करता है। सांस्कृतिक स्वतंत्रता। सांस्कृतिक स्वतंत्रता का मतलब संस्कृति, सभ्यता, धर्म, वेशभूषा, रहन सहन से संबंधित क्या है, सांस्कृतिक स्वतंत्रता हमें उपलब्ध होता है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मतलब होता है सर, अपने राष्ट्र में अपने से शासन करने की स्वतंत्रता होना चाहिए। यानी जो 15 अगस्त 1947 में जो हमारे अपने लोगों के द्वारा शासन किया जा रहा है, वो राष्ट्रीय स्वतंत्रता का परिरक्षण है। अब हम स्वतंत्रता के बारे में गंभीरता से समझ लिए कि हमने 7 विद्वानों के मतानुसारों को जाना। इसके बाद हम 9 स्वतंत्रता के प्रकारों को अध्ययन किए। तो सर, स्वतंत्रता क्या है, वो धीरे धीरे हमें कुछ न कुछ तो समझ आ गया कि सर स्वतंत्रता तो ये है। क्या क्या समझ आया? पहली बात पॉइंट में ये आया कि सर क्या हो, किसी प्रकार का बंधन न हो, बंधन का अभाव हो। व्यक्ति को जितना स्वतंत्र छोड़ा जाए ना, वो उतना ही कार्य का अच्छा प्रदर्शन करेगा। इसके बाद कि सर किसी प्रकार सरकार जो हो अति शासन न करे। अति शासन करना भी क्या है, स्वतंत्रता का हनन करना है। हमारे जो भारत सरकार की संविधान जो है, हमें संविधान हमें मौलिक अधिकार व कर्तव्य में क्या है, सीमित स्वतंत्रता प्राप्त करता है। क्या करता है? सीमित स्वतंत्रता प्राप्त करता है। यानी हमारे संविधान जो है वो भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार के द्वारा और कर्तव्यों के द्वारा क्या है, मानव को सीमित स्वतंत्रता दी जाती है। कहने का मतलब क्या, बहुत ज्यादा स्वतंत्र भी नहीं है। एक व्यक्ति था कि बोला कि सर मैंने चोरी किया। अब उसे पुलिस वाला पकड़ा, बोला कि अब तुम्हें तो दंड दिया जाएगा। तो बोला वो व्यक्ति कि सर मैं तो स्वतंत्र हूँ, हमारा देश स्वतंत्र है, तो फिर आप मुझे कैसे दंड दे सकते हैं? तो वो पुलिस बोला कि नहीं, आपका देश स्वतंत्र हुआ है, आप स्वतंत्र नहीं हुए हो। क्या सर का कहना था कि इस व्यक्ति को, चोर को क्या कहा, जिन्होंने चोरी किया, अपराध किया, वो बोला कि किस तरह की सजा, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, हम स्वतंत्र हैं, हम किसी को मार सकते हैं, किसी को लूट सकते हैं, ठीक, तो किसी प्रकार कर सकते हैं क्योंकि हम स्वतंत्र हैं। तो सर स्वतंत्रता का मतलब आपको केंद्र सरकार या राज्य सरकार आपको सीमित स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसके बाद उस व्यक्ति को कहा गया कि
आप स्वतंत्र नहीं हो, आपका देश स्वतंत्र हुआ है, आपकी देश की आज़ादी मिली है, ना कि आपको स्वतंत्रता की आधार आपको अपराध करने की स्वतंत्रता नहीं दिया गया है। तो फिर व्यक्ति बोला कि चलो हमको कम से कम समझ तो आया। फिर इसके बाद तो मतलब इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी करूँ, कहने का मतलब कि आपकी राजनीति में मैंने बताया कि स्वतंत्रता का अर्थ केवल होता है कि स्वतंत्रता दिवस कि हमारा देश स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्र हो गया। यानी अब यह नहीं कि यहीं के लोग यानी भारतीय लोगों के द्वारा ही, भारत नागरिक के द्वारा ही शासन करना, यानी अपने लोगों के द्वारा ही शासन करना, यानी क्या है, स्वतंत्रता है। यानी यह है, यानी आपका देश स्वतंत्र हुआ है, आप स्वतंत्र नहीं हुए हैं। आपको संविधान सीमित स्वतंत्रता प्रदान करता है मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य के द्वारा। ठीक, यहाँ पे हम किसान बिल जो कानून बनाया है, तीनों कानून तीन है क्या, इसमें सरकार क्या किया, किसान आंदोलन क्या क्या मांगे। सरकार ने इन तीनों बिल को जो कानून बनाए हैं सरकार ने, वो क्या किया कि कोरोना यानी कोविड-19 के दौर जब चल रहा था, तो वो क्या किया, आपातकालीन लगाकर डॉक्यूमेंट वो क्या किया, राष्ट्रपति से डायरेक्ट वो क्या कर लिया, इस कानून पे सिग्नेचर करवा लिया एक संविधान के नियम के अंतर्गत। और उसमें किया गया क्या कि इसको 6 महीने के अंतर्गत इसमें करना क्या होता है कि वो संसद व लोकसभा तथा राज्यसभा में बिल को पारित करवाकर तो कानून की मान्यता देना होता है। तो वो दे लिया था। इसके बाद वो इसे जल्द थे, इसलिए वो लोकसभा में अपनी सरकार की बहुमत के कारण, जो केंद्र सरकार है वो बहुमत के कारण उसे लोकसभा में तो पास कर लिया। पर लोकसभा के बाद जब राज्यसभा में शिवसेना जो दल संगठन है वो क्या है, राज्यसभा में हस्ताक्षर करने के लिए, अपनी समर्थन देने के लिए वो क्या कर लिया, मना कर दिया। जिससे उसे क्या किया, राज्यसभा में थोड़ा सा विपरीत यानी चॉइस फील कर क्या किया गया, वाइस वोट के द्वारा क्या किया गया, उसको राज्यसभा में पास करवाया गया। ठीक, तो इस तरह से थोड़ा सा होगा सरकार की तरफ से। तो इसके बाद क्या सरकार ने यह कानून किसानों के हित में बनाया कि किसानों के अहित में, यह देखते हैं। सबसे पहले पहला है कानून क्या, किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा अधिनियम 2020। इसके अंतर्गत APMC का मुद्दा आता है। ठीक, APMC का मतलब क्या होता है, APMC का मतलब होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, यानी मंडी। यदि आप सरल भाषा में कहा जाए तो इसका अर्थ होता है मंडी। ठीक, पहले क्या होता था कि पहले जो था वो मंडी, जो भी किसान फसल होता था, पहला की फसल की खेती, वो क्या करता था, वो मंडी में ही ले जाकर उसे बेचना होता था। इसके विरुद्ध पहले के कानून नहीं था कि मंडी में ही बेच सकता है, उसके बाहर नहीं बेच सकता। क्यों, यह कानून जो पहले बनाया गया था वो क्यों ऐसा बनाया गया था, इसलिए बनाया गया था कि पहले क्या था, जैसे ही फसल किसान उगाता था खेत में, साहूकार से कर्जा लिया जाता था। अब साहूकार आता था खेत में और आकर वो बोलता था कि नहीं अब मुझे पैसा मत दो, फसल ही दे दो। इस प्रकार वो फसल को बेच के बराबर हो जाता था। इसलिए सरकार ने इस क्रिया को रोकने के लिए क्या किया, मंडी में ही पहली फसल को बेचने का आदेश दिया। इसके अलावा वो कहीं नहीं बेच सकता। तो अब मोदी सरकार ने क्या किया, किसान उपज व्यापार वाणिज्य संवर्धन सुविधा के अंतर्गत केंद्र सरकार ने क्या किया कि अब किसान जो होंगे वो मंडी के बाहर भी अपने फसल को बेच सकते हैं। मंडी के बाहर भी यानी मंडी के बाहर यानी कहीं भी, यानी अपने यूपी में, एमपी में, अदर स्टेट भी वो क्या कर सकते हैं, अपनी फसलों को बेच सकते हैं। तो वो कहीं भी बेच सकते हैं। तो किसान अब क्या करेगा, पहले के अंतर्गत मतलब इसमें ये है कि वो चाहे तो ऑप्शन दिया गया है, चाहे तो वो मंडी में भी बेच सकता है और न चाहे तो वो बाहर भी बेच सकता है, मतलब कहीं भी बेच सकता है। इसमें क्या है कि मंडी के बाहर भी अब किसान क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। यानी जिला में, अपने दूसरे राज्य में, जैसे कहने का मतलब कि देखिए यूपी का आदमी अब एमपी में भी बेच सकता है और यूपी का आदमी सीजी में भी बेच सकता है, बिहार में, झारखंड में, ठीक, झारखंड कहीं भी वो अपने फसल को बेच सकता है। सर क्यों नहीं बेच सकता, जब हम अपने कपड़ा, जूता, कोई भी सामान हम क्या करते हैं, कहीं भी खरीदते हैं और कहीं भी बेचते हैं। ठीक, कहीं भी बेच देते हैं, चाहे कॉपी किताब का हो, चाहे जनरल स्टोर हो, चाहे कोई भी सामान हो, हम क्या कर लेते हैं,
वो कहीं भी बेचते हैं, यहाँ खरीदते हैं वहाँ बेचते हैं, वहाँ खरीदते हैं वहाँ बेचते हैं, मतलब कहीं भी। जब हम किसी वस्तु को, सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान बेच सकते हैं, इसके लिए कोई सीमा नहीं, तो फिर किसान क्यों नहीं बेच सकता? इसमें क्या समस्या है? किसान भी बेचे, कहीं भी बेचे, जहाँ भी इसको ज़्यादा रेट मिले। जैसे एमपी वाला का ज़्यादा रेट चल रहा है यूपी में, तो यूपी में बेचे, यूपी वाला एमपी में बेचे, बिहार वाला सीजी में बेचे, और बिहार वाला सीजी वाला बिहार में बेचे। इस प्रकार जहाँ भी जिस व्यापारी का रेट, क्या रेट चल रहा है, तो अधिकतम से अधिकतम रेट वाले के पास वह किसान बेच सकता है इस कानून के तहत। पर इस कानून में यह भी कहा गया है स्पष्ट रूप से कि किसान को बाधित नहीं किया जाता कि वो मंडी में ही बेचे। यदि उसकी मन है मंडी में बेचना, तो वो मंडी में ही बेच सकता है, और मन नहीं है कि सर हमें मंडी में नहीं बेचना है, तो वो बाहर भी बेच सकता है। यानी उनके लिए मंडी भी खुला रहेगा, जो कि किसानों का आरोप है, अभी किसान आंदोलनकारियों का आरोप है कि मंडी धीरे धीरे क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। उनका कहना है कि जब बाहर ही सब लोग खरीद लेंगे तो मंडी में कौन जाएगा। इस प्रकार विपक्ष लोग भी बता रहे हैं। तो विपक्ष का कार्य, जो विपक्ष बता रहे हैं, वह जरूरी नहीं कि वो बात किसान आंदोलन के लिए सच ही हो सकता है वो सरकार को बदलने की दिशा के लिए भी वो बोल सकते हैं। इसलिए हमें शिक्षा के माध्यम से हमें विस्तृत अध्ययन देखना चाहिए कि आखिर कानून में है क्या। तो इसमें किसान बाहर भी बेच सकता है, मंडी में भी बेच सकता है, इसके पास ऑप्शन है, वो विकल्प दिए हैं कि वो जहाँ चाहे वहाँ बेच सकते हैं। फिर दूसरी बात, वो किसानों का मुद्दा है MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या है कि वो सरकार क्या करता है कि कोई भी यदि हमने फसल उगाया, फसल उगाने से पहले केंद्र सरकार व राज्य सरकार क्या करते हैं, घोषणा कर देते हैं कि हम यदि गेहूं की कीमत इतना लेंगे और चावल की कीमत इतना लेंगे, वो पहले ही तय किया जाता है, फिक्स किया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है, लोग किसान करते हैं और उनका कहना है कि मंडी में इसी रेट पे खरीदारी होगी। जैसे 1860 यदि बोलता है उदाहरण के लिए, तो 1860 में ही मंडी क्या कर देगा, खरीदेगा। इससे अधिक खरीद सकता है, पर इससे कम नहीं जाएगा। मान लीजिए मंडी में नहीं खरीदता, तो सरकार कहता है यदि मंडी में नहीं बिकता तो इसके लिए राज्य सरकार खरीदने के लिए तैयार होता है। तो यह इस प्रकार से क्या होता है, वह रेट फिक्स हो जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य का। तो ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे समर्थन मूल्य भी कम हो जाएगा। किसान आंदोलन का आरोप है सरकार के प्रति, इसलिए यह कानून यह कहता है, यानी कानून साफ बात करता है कि मंडी के बाहर भी अब किसान अपने अनाज, अपने फसल को बेच सकते हैं, और चाहे तो इनको दबाव नहीं दिया जाता, चाहे तो मंडी में बेचे, चाहे तो क्या कर सकते हैं, बाहर भी बेच सकते हैं, जहां इनको रेट लगे। इस प्रकार का कोई ये नहीं है। तो बहुत अच्छा है कि किसान को एक कंपटीशन मिलेगी व्यापार की तरफ से, और इनको अधिक से अधिक मूल्यों का मिलने का चांस होगा। तो इससे नुकसान क्या है, नुकसान ये है कि थोड़ा बहुत कि व्यापार लोग क्या करेंगे, व्यापार लोग इसमें करेंगे कि भंडारण करने की क्षमता की, कि वो अभी खरीद लेंगे, फिर इकट्ठा कर लेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, जब इसकी उपज या कम हो तो उस समय अपने ही गोदाम से क्या करेंगे, इसको अधिक रेटों में बेचेंगे, जिससे आम जनताओं को क्या होगा, खरीदने में परेशानी होगा। किसान को तो थोड़ा कम ही होगा, पर आम जनता को क्या होगा, महंगाई बढ़ने का स्तर ज़्यादा हो सकता है। दूसरा कानून क्या कहता है, किसान सशक्तिकरण एवं संरक्षण, मूल्य आश्वासन, अनुबंधन, कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग का मतलब यह है कि जैसे कि ये किसान का खेत है, ठीक, अब कोई बड़े बड़े कंपनी या बड़े बड़े उद्योगपति आए और वो कहे कि हमें फूलों की खेती, इससे क्या होगा, विभिन्न प्रकार की खेती के भी लिए ऑप्शन खुलेंगे। तो अभी क्या है, केवल गेहूं और चावल पे विशेष ध्यान दिया जाए, कई प्रकार के फूलों, मेडिसिन प्लांट के लिए, ठीक, विभिन्न प्रकार के फूल पौधे हो गए, जो भी हो गए, अच्छे खेती, जो अच्छे रेट बना सकते हो उस एरिया के हिसाब से। उद्योगपति कहेगा कि मुझे इतना प्रोडक्ट मात्रा में चाहिए, और यह रेट फिक्स करेगा कि मैं इतने रुपए में लूँगा, ठीक, और इसके लिए क्या करेगा, वो खेत कॉन्ट्रैक्टिंग एक एग्रीमेंट करेगा, और एग्रीमेंट में कहेगा कि हमें उतना फसल करके आपको देना है। तो इसमें यह ध्यान रखा जाए कि इस कानून में यह भी है कि इस रेट में फिक्स होता है कि इतने रुपए में ही खरीदाएगा। माना कि मान लेते हैं कि 20 रुपए में खरीदाएगा, तो यह जरूरी है कि मान लीजिए होने के बाद फसल यदि मार्केटिंग इसकी 40 की है, तो किसान को केवल 20 में ही बेचना पड़ेगा, ऐसा नहीं, इससे कम नहीं हो सकता, इससे अधिक हो सकता है। यहाँ पे रेट फिक्सिंग कर एग्रीमेंट किया जाएगा, तो रेट अधिक हो सकता है, 35 हो सकता है, ठीक, पर कम नहीं होगा। तो वो क्या करता है, उस रेट पे क्या करेगा, उससे क्या करेगा, ऑनलाइन पेमेंटिंग कर सकता है,
और इसकी जो पेमेंट डाउन करेगा वो कम से कम कितना होगा, कम से कम डिलीवरी के बाद कितना होगा, डिलीवरी के 3 दिन तक ऑप्शन कम से कम दिया गया है कि किसानों को रेट मिल सके। तो क्या हुआ, ये बहुत अच्छा ही कानून है भारत सरकार के द्वारा। कब किसानों को अपने मतलब मेहनतों से मंडी पे भी नहीं ले जाना पड़ेगा, ऑनलाइन इस प्रकार का पोर्टल व संगठन बनाए जाएंगे जिससे आसानी से हम क्या कर सकते हैं, अपने अनाजों को बेच सकते हैं कॉन्ट्रैक्टिंग फार्म के तहत। अब है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक। ठीक, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक में यह है कि किसी भी बाढ़ या आपातकालीन में क्या करेगा, कोई उद्योगपति जिस चीज की आवश्यक डिमांड है तो वो आवश्यक सूची में रखा जाएगा और सरकार क्या करेगा, नोटिस जारी करेगा और इसके अंतर्गत बताएगा कि इस वस्तु की आप क्या कर सकते हैं, भंडारण नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, भंडारण नहीं कर सकते, मतलब इसको क्या कर सकते हैं, स्टोर नहीं कर सकते। ठीक, इस वस्तु के लिए फिर आप कानून के विरुद्ध हो जाएंगे। पर हाँ, पर इसमें यह भी, इसके विपरीत भी, यदि किसी फैक्ट्री या इंडस्ट्रियल को यदि मान लीजिए किसी भी प्रोडक्ट में जितनी भी मात्रा की जरूरत है उतनी मात्रा उन्हें दिया जाएगा, इसके विरुद्ध भी, पर इससे अधिक स्टोर करने की उनको क्षमता नहीं दिया जाएगा, यह गलत होगा। ठीक, अब इसमें हमने बताया ही, हाँ इसमें यह हुआ कि सर यदि हम किसान आंदोलन का है कि सर धीरे धीरे क्या करेंगे, हमारे जमीन को उद्योगपति लोग कब्जा कर लेंगे, इनका आरोप है धीरे धीरे हमारी जमीन क्या ले लेंगे, वो ले लेंगे अपने पास। तो इसके लिए भी सरकार ने प्रावधान बनाया है। इसमें क्या है, यदि किसी प्रकार, यदि कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग में यदि किसान या उद्योगपतियों के बीच में किसी प्रकार का विवाद होता है तो इसके लिए क्या बनाया जाएगा, एक परिषद बनाया जाएगा, परिषद यानी काउंसिल बनाया जाएगा जो इन दोनों के बीच में क्या किया जाए, इसका सॉल्यूशन निकाल सके, समझौता करवा सके। ठीक, यदि समझौता इस परिषद द्वारा नहीं हो पाता है तो वो चला जाएगा एसडीएम के पास। एसडीएम यदि नहीं कर पाता है, यहाँ पे नहीं होता है तो वो डीएम के पास जाता है और डीएम इसको क्या करता है, दोनों के बीच में समझौता करवा कर, ठीक, इसमें क्या करते हैं, इसमें फाइन भी लग सकता है यदि किसान यदि समय पे इतनी मात्रा में नहीं दे पा रहा है या उद्योगपति उसके हिसाब से नहीं कर पाता, तो दोनों में किसान में किसी प्रकार का क्या है, फाइन नहीं लगाया जाएगा, उद्योगपतियों में लगाया जाएगा। ठीक, यदि दूसरे सशक्तिकरण के तहत यदि वो कोई उद्योगपति खेत में यदि किसी प्रकार का अपना स्ट्रक्चर खड़ा करता है तो इस स्ट्रक्चर को 5 साल एग्रीमेंट के लिए के बाद क्या करेगा, उसे हटा लिया जाएगा किसान उद्योगपति के द्वारा। यदि उद्योगपति नहीं हटा पाता है तो वो क्या होगा, डायरेक्ट वो किसान की संपत्ति माना जाएगा। ठीक, इसके बाद इसमें कमी ये है कि ये क्या होगा कि यदि एसडीएम डीएम है वो क्या है, राज्य सरकार के पद, राज्य सरकार क्या है, इस पे अपनी दबाव देकर क्या कर सकता है, न्याय को बदल सकता है, कुछ भी करवा सकता है। और एसडीएम या डीएम लोग भी क्या कर सकते हैं, रिश्वत लेकर उद्योगपतियों की तरफ फैसला सुना सकते हैं, यह थोड़ा सा है। यहाँ पे कमी ये है कि कमी आपको इसमें क्या है, इसके विरुद्ध हाई कोर्ट या जिला कोर्ट को भी क्या होना चाहिए, जिला कोर्ट को यह ट्रांसफर किए जाने चाहिए। पैसा अभी है नहीं, इस पे ऐसा कर दिया जाए तो ठीक है। अब फिर है कि किसानों का मांग है कि यदि आप सरकार कर रहा है कि मैं एमएसपी कम नहीं करूँगा वही चलेगा, पर किसानों का मांग है तो मुझे लिखित रूप से दीजिए कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो रहेगा वो उतना ही रहेगा। यदि सरकार लिख कर देने के लिए तैयार हो जाए तो ठीक है, क्योंकि वो जब नहीं बदलना चाहता तो सरकार को देना चाहिए। ठीक, यह कानून के बारे में था। अब हम बताएंगे इन कानून के फायदे क्या हैं, इन कानून के हानि क्या है क्या हानि। कोई भी कानून होता है तो कुछ कमी होते हैं, कुछ कमियां होते हैं, कुछ लाभ होते हैं, कुछ हानि होता है। ठीक, तो इसमें लाभ क्या है, लाभ है कि कृषि बाजार को नेशनल एवं इंटरनेशनल की ओर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। कृषि के क्षेत्र में एक नया क्रांति लाना है, इसका उद्देश्य कृषि के क्षेत्र में नया आयाम विकसित करता है। कृषि बाजार को बहुमुखीय बनाना है, बहुमुखी यानी एक प्रतियोगितापूर्ण बनाना है, कंपटीशन मार्केटिंग में क्या लाना है, कंपटीशन लाना है। पर इसकी हानि की बात करेंगे ना तो इसके क्या है, सरकार के भंडारण के अधिकार में कमी होगा। क्या होगा, भंडारण के अधिकार में कमी होगा। वो सरकार के पास क्या है, जो किसान होंगे पहले क्या करते थे कि केवल मंडी में बेचते थे, तो गेहूं चावल का क्या करता था, सरकार स्टोर कर लेता था। पर अब क्या है, किसान क्या करेंगे इस कानून के बनने के बाद कि किसान कहीं भी बेच सकता है, बाहर भी मंडी में, तो ज़्यादातर मंडी में न जाए, वो इधर चला जाए, तो किसान के सरकार के क्या है भंडार में कमी होने लगेगा, अधिकार में। जमाखोरी की प्रवृत्ति,
सर इसमें क्या होंगे, बड़े बड़े व्यापार क्या होंगे, अभी थोड़े से अधिक अधिक दामों में खरीद कर इसको क्या कर लेंगे, कोल्ड स्टोरेज में रख कर उसी को अकाल समय में क्या कर सकते हैं, उसी को अधिक रेटों में बेचेंगे। तो अकाल के समय में संकट होना, सर क्या करेंगे, पूरी यदि गेहूं की फसलें आई, चावल की फसलें आई, क्या किए, सब व्यापारी खरीद लिए, स्टोर कर लिए। अब क्या हुआ, मार्केटिंग में इसकी कमी हुई। अब क्या हुआ, मान लीजिए अकाल हो गया, तो क्या हो गया, सरकार के पास तो अनाज है नहीं, कि मान लीजिए सरकार के पास होता रहता है तो वो क्या करता है, राशन कार्ड के द्वारा वो गरीबों की मदद करता है। तो वो क्या करेगा, सरकार के भंडार में रहता है तो वो क्या करता है, किसी प्रकार एडजस्ट कर वो भूखे जनता को नहीं मरने देता है। सरकार वो अपने स्टोर से, यानी गवर्नमेंट स्टोर से क्या किए जाते हैं, इस चावल और गेहूं की पूर्ति हो जाता है। अब सरकार के भंडार में तो है नहीं, तो वो क्या करेगा, कहाँ से देगा। और ये पूरी प्रवृत्ति पूरी जो स्टोर है वो तो व्यापारियों में है, उद्योगों में है। तो उद्योग वाले जो हैं वो क्या करेंगे, वो तो देंगे नहीं। अब सरकार ले गएंगे भी तो उद्योग क्या फ्री में सरकार को देगा, नहीं, इसमें ज़्यादा रेट लेगा और ज़्यादा रेट के माध्यम से सरकार पे क्या होगा, एक भार बढ़ेगा, भार। तो ध्यान रहे, भार भी बढ़ने की है। अकाल के समय संकट होगा, आम जनता में महंगाई का बोझ होगा। अब जो उद्योगपति होंगे उसी अनाज को क्या करेंगे, बाद में अधिक रेटों में बेचेंगे। तो किसान के पास तो मान लीजिए कुछ खाने पीने के लिए पहले से व्यवस्था हो जाता है, वो बचा कर बेचते हैं। तो आम जनता जो काम कर कर रोज खाते हैं वो क्या करते हैं, उन महंगाई का बोझ ज्यादातर आम जनता को भुगतना पड़ेगा। तो कृषि कानून के 5वां लाभ क्या है, कृषि बाजार में किसानों को विक्रय हेतु विकल्प देना। इसमें क्या है, इसका उद्देश्य कृषि बाजार में क्या, किसानों को विक्रय हेतु विकल्प देना। यानी सर वो चाहे तो मंडी में भी बेच सकता है और चाहे तो वो व्यापारियों के पास भी बेच सकता है, यानी जहाँ जो चीज अधिक रेट दे दे। किसानों को उत्पाद का अधिक से अधिक मूल्य दिलवाना अर्थात किसान की आय दुगनी करना। इसमें क्या, नई नई तकनीकों की खेती की जाएगी जिससे क्या होगा, किसानों के आय में दुगनी होगी। और इसका जैसे मान लीजिए मंडी में इतना है, अधिक व्यापारी, अधिक कंपटीशन का होगा, किसी राज्य में अधिक है किसी में कम है, तो इससे क्या होगा, आय दुगनी हो सकती है। किसानों को कहीं भी फसल बेचने की स्वतंत्रता, अब किसान कहीं भी फसल बेच सकता है, मंडी में चाहे कहीं भी अपने घर के पास या कहीं भी कंपनी में ऑनलाइन बिजनेस भी कर सकता है, यानी कुछ भी करके वो अपना कर सकता है। ये थे किसान कानून के लाभ। और है कि हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है, यानी यहाँ पे अधिकांश जनसंख्या वाले भाग क्या है, कृषि पर निर्भर रहते हैं। इसलिए कृषि कानून यदि सही नहीं होगा तो पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, आज हमारे भारत देश में लाखों की संख्या में हरियाणा पंजाब के किसान क्या है, दिल्ली के सिंधु बॉर्डर व टिपरी बॉर्डर में एकत्रित होकर वह प्रदर्शन 8 महीना पहले से कर रहे हैं। अब क्या है, संसद भवन तक जंतर मंतर के लिए पहुंच गए हैं। इनका मानना है, इनका हट है सरकार से, यानी केंद्र सरकार से, कि हमारे किसान के तीनों बिलों को रद्द किया जाए तभी हम यहाँ से हटेंगे। वो डायरेक्ट हट पे हैं, पर किसान पे यहाँ पे गलती कर रहे हैं। किसानों को कानून में संशोधन करवाएं, सरकार से संशोधन कर लें, सरकार से जो भी कमियां हैं, जैसे एमएसपी पे वो क्या है, लिखित सरकार दे दे कि एमएसपी बना रहेगा, और एपीएमसी जो होगा, मंडी वाला मार्केटिंग जो होगा, वो क्या होगा, वो भी वहाँ पे बना रहेगा। इन दोनों के लिए वो क्या कर दे, एक सामर्थ्य दे दे, लिख दे और ये समझौता कर ले, ठीक। पर किसान भी हट है कि रद्द कर दे। सरकार कोई भी कानून बनाती है, कोई भी कानून बनाता है तो वो रद्द करने के लिए नहीं, वो किसानों के हित की बात कर रहा है। तो किसान उसे अच्छी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं या किसी प्रकार से बहकाया जा रहा है, कोई भी समस्या हो सकता है। तो सबसे पहले और याद ध्यान रखिए कि केवल 2 राज्य से ही किसान आंदोलन के लिए पहुंचे। यदि कानून यदि विपरीत है तो हर राज्य से किसानों को इकट्ठा होना चाहिए और हर राज्यों से किसान को इकट्ठा होकर क्या करना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए। तो केवल आपने सुना होगा हरियाणा केवल पंजाब में ही क्यों किए, इसका रीजन ये है कि हरियाणा पंजाब क्या है, पहले क्या है 88% एमएसपी का क्या करता है, सरकार के पास इसका अनाजों का क्या होता है, स्टोर होता है, एमएसपी का 88% वो लाभ उठाते हैं। अन्य जो राज्य प्रदेश हैं वो केवल यूपी जो है वो केवल 44% ही क्या करता है, वो करता है। तो सबसे ज़्यादा नुकसान यदि इस कानून के विपरीत हो रहा है तो वो केवल हरियाणा पंजाब के लोगों को हो रहा है। अब धीरे धीरे हर राज्यों के हैं हो रहे हैं। अब देख लीजिए, आप छोटे किसान क्या आंदोलन कर सकते हैं, नहीं, छोटे किसान के पास तो यहाँ से वहाँ जाने की पैसे नहीं होती। वहाँ पे आप देखेंगे भारी संख्या में ट्रैक्टर, ट्राली, बड़े बड़े खाने पीने की ऐश आराम की चीज़ें भी वहाँ पे व्यवस्थित करके रह रहे हैं। क्या वो छोटे किसान
वहाँ के किसान बहुत मतलब बड़े किसान हैं, वहाँ पे ये हैं, इसलिए वहाँ पे व्यवस्था है, अलग बात है। पर हमें यह देखना है कि गलती किसका है, सरकार का कि किसान का। मैंने अध्ययन किया, विस्तृत अध्ययन करने के बाद उपरांत पता चलता है कि कुछ सरकार की भी गलतियां हैं और कुछ किसान आंदोलनकारी की भी गलतियां हैं। किसान आंदोलनकारी की गलती केवल ये है कि वो तीनों कानून को रद्द करने की बात सीधे कर रहा है, कानून में संशोधन करने की बात नहीं कर रहा है। जबकि कानून में संशोधन करवा ले, जो भी कमी है वो किसान आंदोलन जाकर वहां पे संशोधन की बात करे, ना कि रद्द करने की। और सरकार की गलतियां कुछ कानून के अंतर्गत है, जो कि इनके और सुधार करना चाहिए आवश्यकता अनुसार, जो हमने बताया, और जो भी होना चाहिए इन दोनों के बीच। अब हम बताने चाहते हैं कि इसमें नीति शास्त्र का क्या संबंध है। इसमें यह है कि कोई भी कानून क्या है, कोई भी कानून जनता या नागरिक के ऊपर नहीं है। कोई भी कानून क्या है, जनता या नागरिक के ऊपर नहीं है। यहाँ पे विशेष ध्यान दीजिए, थोड़ा विरोधाभास है। हमने कहा क्या कि कोई भी कानून ठीक, कोई भी कानून क्या है, जनता या नागरिक के ऊपर नहीं है। पर एक कथन और होगा, ध्यान रखिएगा कि एक कथन ये है कि कानून के ऊपर कोई नहीं है, कानून के ऊपर कोई नहीं है। यह आपको समझ आ रहा है इसका कहना क्या है। एक पहला स्टेटमेंट ये है कि कोई भी कानून जनता या नागरिक के ऊपर नहीं है, कंफ्यूजिंग है। दूसरे में कहा जा रहा है कि कानून के ऊपर कोई नहीं है, यानी कहने का मतलब कि जो कानून बन गया सहमति के द्वारा और जनता इससे ये रखता है कि ये हमारे भलाई के लिए कानून है, ठीक, तो इससे जनता संतुष्ट है। तो कोई भी कानून क्या है, कोई भी व्यक्ति या मानव जाति कानून के ऊपर नहीं है। कानून सभी के लिए बराबर है। कोई भी अपराध या कोई भी दंड करेगा, ठीक, सांप्रदायिक दंगे वगैरह किसी प्रकार की भी अपराध या दंड क्या करेगा, वो कानून की सजा के अंतर्गत आ जाएगा। कानून के ऊपर कोई नहीं है, कानून के नीचे सब है। पर एक स्टेप कहता है कि कोई भी कानून जनता या नागरिक के ऊपर नहीं है, यानी यहाँ पे स्टेप ये बन जाता है कि सर जनता इसके ऊपर है और कानून इसके नीचे है। कहने का मतलब कानून जो है उसके नीचे है। पर एक स्टेप ऐसा आता है कि सर कानून ऊपर है, जनता क्या है, नीचे है। तो जनता नीचे है, तो जो जनता नीचे वाला है ना, कानून के ऊपर कोई नहीं है। कानून के ऊपर वाला स्टेटमेंट दूसरा है, यह पहला स्टेटमेंट ये है कि जनता। अब देखिए, जैसे कोई कानून बन रहा है, वो बनने के बाद का प्रक्रिया है, बनने के बाद यदि कोई भी कानून केंद्र सरकार या राज्य सरकार बना रहा है तो इस पे क्या है, जनता सहमति है, हाँ चलिए भाई ये ठीक है हमारे भलाई के लिए, इस पे कोई आंदोलन है किसी प्रकार कुछ भी नहीं है, या ये कानून सर आगे सबसे पहले जनता से पूछा गया या जनता की सहमति के द्वारा बनाया गया, तो ये क्या है, ये स्थिति हो जाएगी। स्थिति ये है बनने के बाद, तो बन गया, इसके बाद विरोध है, आंदोलन है, तो यह कानून इस श्रेणी के अंतर्गत आ जाएगा। सर कोई भी कानून, जैसे मान लीजिए कि हमारे केंद्र सरकार जो है कृषि कानून बनाया, किसके लिए बनाया, मैं पूछ रहा हूँ ये किसके लिए बनाया गया, तो सर यह कानून किसानों के लिए बनाया गया। जब किसान ही खुश नहीं है इस कानून से, तो इस कानून का क्या फायदा। भाई किसान कह रहा है कि मुझे ऐसा कानून नहीं चाहिए, किसान सरकार कहेगी मैं किसान के आय को मैं दुगना करना चाहता हूँ, तो किसान चाहता है कि मैं अपने आय को दुगना नहीं करना चाहता हूँ, तो क्या जबरदस्ती है कि आप किसान को दुगनी आय दें, नहीं। कोई भी कानून क्या है, जनता या नागरिक के ऊपर नहीं है, यानी यहाँ पे कोई भी कानून यदि कृषि के विरुद्ध है, किसान लोग इससे कानून से खुश नहीं है, तो यह कानून गलत है। सबसे पहले यदि सरकार की कानून यदि सही भी है, तो जनता के सहमति व जनमानस के लिए सरकार क्या करेगा, सरकार का कर्तव्य है कि वो अपने सरकार कानून के प्रति क्या करे, उनको संतुष्टि दिलाए, विश्वास दिलाए, उनसे बातचीत करे कि इससे कानून का ये फायदा है। यानी जब तक कृषि या किसान उस कानून से सहमत नहीं होते, तब तक यह कानून गलत माना जाएगा, ऐसा नीति शास्त्र का कहना है। क्योंकि सरकार कोई भी कानून बनाए, जिसके लिए बनाए वह सहमत होना उसको बहुत जरूरी है। यानी सर कोई भी कानून यदि हमारे लिए बनाया जा रहा है, तो हमें सहमत होना चाहिए कि हाँ हमें राजी है, हाँ सभी लोग मान जाए कि यह सही है। पर जब तक नहीं मानता, जैसे अब किसानों के लिए कानून बनाया, किसान ही खुश नहीं है, तो उस कानून का क्या फायदा।
उस कानून का क्या फायदा होगा। तो सरकार का कर्तव्य बनता है कि अपने कानून के प्रति, मान लेते हैं कि सरकार कानून अच्छा बनाया तो किसानों को समझ नहीं आ रहा तो समझाने का कार्य करे, विश्वास दिलाने का कार्य करे, लिखित स्वरूप दे, उनको समझौता बातचीत द्वारा अपने क्या करे, बहुमत तैयार करे। सरकार इससे बचने का प्रयास न करे, वो किसानों के बीच में जाकर क्या करे, वो अपने कानून के प्रति क्या करे, बहुमत तैयार करे। ठीक, समस्या के हल के लिए नीति शास्त्र का समझौते के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे कि नीति शास्त्र का समझौता का सिद्धांत क्या कहता है। नीति शास्त्र का समझौता का कि एक पक्ष व दुपक्ष पे यदि दोनों बीच में कोई भी यदि समझौता करना है तो वो क्या कहता है, किसी भी समस्या के हल के लिए कोई भी समस्या का कारण दो पक्ष होता है, यानी एक व्यक्ति है, एक समय है। अब क्या है कि व्यक्ति को क्या है, व्यक्ति को और समय को, अब व्यक्ति के पास किसी समस्या का है, जैसे पानी या बादल, वर्षा या समय, दुख आना सुख आना, तो क्या है, वह चक्र चलता रहता है। मानव के अंदर, व्यक्ति के अंदर समयानुसार कभी दुख कभी सुख का क्या होता है, हमें देखने को मिलता है। तो उस समस्या के हल के लिए क्या होगा, या तो समय के अनुसार व्यक्ति बदल जाए, व्यक्ति यानी समय के अनुकूल हो जाए, ठीक, तब तो समझौता हो जाएगा, समस्या का हल हो जाएगा। या तो समय व्यक्ति से समझौता कर ले, यानी समय जो हो व्यक्ति के अनुसार बदल जाए, यानी किसी न किसी को एक को समझौता तो करना पड़ेगा। इसी के समक्ष यदि सरकार और किसान के बीच में किसी न किसी एक पक्ष को क्या होगा, झुकना पड़ेगा। जिस प्रकार यह क्या है, सरकार, और यह है किसान, वो क्या, दोनों के मध्य भी दूरियां हैं, तो जैसे जैसे वो झुकेंगे दोनों को कुछ न कुछ तो झुकना होगा, किसी न किसी पक्ष को एक को समझौता करना पड़ेगा, तभी समस्या का हल होगा। नीति शास्त्र का समझौता का सिद्धांत कहता है कि दोनों पक्षों में किसी न किसी को समझौता तो करना अनिवार्य ही होगा। या तो सरकार किसान के अनुसार कानून बनाए, क्या है, सरकार या तो किसान के अनुसार कानून बनाए, या तो फिर किसान सरकार के कानून के अनुसार ही अपना क्या कर ले, समायोजन कर ले, कुछ ना कुछ। या तो फिर सरकार उनकी बातों को सुनने के लिए थोड़ा सा झुक जाए, फिर थोड़ा सा झुक जाए, यानी वो ज्वाइंटिंग होना चाहिए, और दोनों झुक कर दोनों में अपने बीच में क्या कर दे, समायोजन कर ले, समायोजन कर ले। इस प्रकार ही समझौता हो सकता है, यानी कुछ किसानों को झुकना होगा, कुछ सरकार को। अब किसान कह रहा है कि तीनों के तीनों बिल क्या कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए सीधे, सरकार नहीं चाहता। अब किसान चाहे कि थोड़ा संशोधन हो जाए, जो जरूरत है, जो कानून यदि गलत है तो उसे सुधार कर दिया जाए। सरकार भी सुधार के लिए बात सुने किसानों को और मानकर वो समायोजन कर ले। अब ये नहीं कि वो अपने मांगों पे आए रहे, डटे रहे कि कहीं रद्द होना ही चाहिए, ऐसा नहीं। और जब किसान यदि नहीं हट रहा है, मान लीजिए अभी 8 महीना हुआ है नहीं हटा, अब हो गया, बोलना है कि जब तक नहीं रद्द होगा तब तक नहीं हटेंगे, यानी 2 साल हो जाएगा, ये क्या है, 3 साल भी हो जाएगा। तो फिर किसी न किसी को तो एक झुकना तो पड़ेगा, यानी या तो सरकार ही फिर कानून को रद्द कर दे, कुछ भी करे, यानी सरकार या किसान दोनों पक्ष में से नीति शास्त्र कहता है कि किसी न किसी एक पक्ष को तो इसके अनुसार बनना ही होगा। या तो किसान सरकार के साथ समायोजन कर ले, या सरकार किसान के साथ समायोजन कर ले, यानी दोनों के बीच थोड़ा थोड़ा झुक कर क्या करने, ज्वाइंट बनाकर वो अपने समस्याओं का हल कर सकते हैं।